हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हमने सीटेट को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू की एक डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज में ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उन्हें देखिए। ध्यान रखिए, ये सभी क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हैं जो सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ध्यान, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम होनी है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन? निम्नलिखित में कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? बताइए। देखिए, कॉग्निशन एंड इमोशन, ये प्रूव्ड थ्योरी है कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे टेक एग्जांपल लीजिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले अगर कोई हादसा हो गया हो जिसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन चाहे जितनी अच्छी हो, एग्जाम में उसका असर दिखाई देगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस ने आपके कॉग्निशन को अफेक्ट किया। सेम पैटर्न, जब आपका कॉग्निशन अच्छा होता है तो आपका इमोशन भी उतना बेहतर होता है, उतने बेहतर तरीके से आप डील कर सकते हैं अपने इमोशन के साथ। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ये हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में भी डिस्कस किया है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, सही बात है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ये गलत है। इसका विपरीत भी सत्य है। भावनाओं को प्रभावित करता है संज्ञान, और भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये भी गलत हो गया। कॉग्निशन एंड इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं? नहीं, दोनों स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। Which of the following types of questions can help assess a student's ability to evaluate information critically? किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? बात हो रही किस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को असेस किया जा सकता है, किस प्रकार क्वेश्चंस के थ्रू, बताइए। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर एग्जांपल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट। मींस जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट के साथ एग्जांपल आपने दिया और वो एग्जांपल उस कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करे, मींस मान्य करे, सत्यापित करे, तो वो क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग हेल्पफुल है या नहीं? बिल्कुल हेल्पफुल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन दैट आस्क फॉर अ समरी ऑफ अ टेक्स्ट। सारांश। सारांश में आप कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगाते हैं, कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर अ सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन का मतलब सरल परिभाषा, मींस रोड मेमोराइजेशन बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, नहीं। क्वेश्चन दैट आस्क फॉर स्टूडेंट पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन भी नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। वो प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। ओके। As per Jean Piaget's theory of cognitive development, which of the following ability distinguish concrete operational thinking from pre-operational thinking? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? बताइए। चलिए थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, SPCF। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। देखिए इनको आप अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। SPCF आपको याद रखना है, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष,
11 वर्ष एंड अबव। देखिए पहला ऑप्शन हमारा बात कर रहा है हाइपोथेटिकल रीजनिंग की। सो हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशनल में, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का। हमें रिलेशन फाउंड करना है इन दोनों के बीच में। दूसरा बात करें ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है हमारी सेंसरी मोटर के लास्ट स्टेज में। फिर बात करें कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, सेंसरी मोटर स्टेज में ही हम सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। कोई भी चीज है वो सेंसेस के थ्रू मोटर करके, एक्शन करके, इंटरेक्शन करके चीजों को सीखा करता है। तो ये दोनों हमारे सेंसरी मोटर स्टेज के हैं और ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल का है। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए। चौथा है डिसेंटरिंग। सो डिसेंटरिंग है जो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। डिसेंटरिंग मतलब होता है, सेनिट्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी एक एस्पेक्ट में फोकस करते हैं, केंद्रीकरण, एक एस्पेक्ट पे फोकस। डिसेंटरिंग का मतलब है जब आप दूसरे एस्पेक्ट पर भी फोकस करते हैं। सो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। वाइगोस्की proposes that is important for self regulation in children। वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो बहुत इजी है। देखिए अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है एडॉप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसइक्विलिब्रियम। और ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वाइगोस्की से रिलेटेड हैं ही नहीं। ये तीनों रिलेटेड हैं जीन पियाजे से। अगर आपने जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार देखिए। मैंने वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। सो पियाजे बात करते हैं एडाप्टेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, डिसइक्विलिब्रियम की, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, स्कीमा, ये सब किसके हैं? जीन पियाजे के हैं। हमारा एक ऑप्शन बचता है इनर स्पीच, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। और वाइगोस्की बात करें कि इनर स्पीच प्राइवेट स्पीच है जो बाद में चल के इनर स्पीच बनता है, जो बच्चे को गाइड करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। Which of the following statements about inclusive education is not correct? निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? बताइए। चलिए देखते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जितनी भी डाइवर्सिटी है उन सबको हमें अडॉप्ट करना है, उसे एज ए टूल यूज करना है। सिस्टम को चेंज करना है, बच्चों को नहीं। हमें अपने सिस्टम, स्कूल एनवायरनमेंट को चेंज करना है जिससे हर हर कल्चर के, हर ट्रेडिशन के, हर बैकग्राउंड के बच्चे इजिली लर्न कर सकें, सीख सकें। ठीक, चलिए बात करें। पहला ऑप्शन है inclusive classroom accommodates differences in languages, style and promotes collaboration। भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। सही बात है, ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलर एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, निश्चित पाठ्यचर्या नहीं होगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होगी। हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहना है। सो ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड। ऐसे तरीकों शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्या इंक्लूसिव एजुकेशन है। Adopting pedagogies that support need of all learners। उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। सही बात है। सो क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, ये हमारा सही होगा। इन लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। Reason है, Lawrence Kohlberg argued that moral development occurs progressively in stages। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बताइए। देखिए, असर्शन रीजन को हम वही पुरानी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहले दोनों स्टेटमेंट देखेंगे सही है कि नहीं।
अगर दोनों सही है फिर देखेंगे दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं, जस्ट क्योंकि और बिकॉज वर्ड जोड़ करके हमें पढ़ना है। पहले जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट को लेकर के कि 3 स्टेजेस में होते हैं, 3 लेवल्स में होते हैं, जिसके 6 स्टेजेस होते हैं। सो पहला कह रहा है ऑप्शन कि परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से नियम और कानून नम्य है। ये जो चेंज आया है, ये जो समझ है, ये डेवलप होती है बच्चों में। क्या ये जो समझ डेवलप होती है, ये क्रमिक रूप से होती है? तो कोलबर्ग ने क्लियरली स्टेट किया है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्रमिक रूप से होंगे और ये प्रोग्रेसिव होते हैं। एक बच्चा जो काम करता है पनिशमेंट के डर से, तो एक बच्चा वो जो कि प्रोटेस्ट करता है क्योंकि समाज के लिए वो जरूरत है। ये क्या एक क्रमिक रूप से चेंज है। सो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। असर्शन रीजन, childhood is experienced differently by children across culture. Reason, children's development is universal. बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बच्चों का जो बचपन है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया है। बात सही है। अगर आप इंडिया कल्चर में पैदा हुए हैं, आप इंडियन कल्चर एक्सपीरियंस करेंगे। आप यूरोप में पैदा हुए हैं, यूरोपियन कल्चर एक्सपीरियंस करेंगे। आप अमेरिका में पैदा हुए हैं, तो अमेरिकन कल्चर एक्सपीरियंस करेंगे। सो सही बात है, एकदम सही स्टेटमेंट कि डिफरेंट कल्चर के बच्चे डिफरेंट तरीके का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करते हैं। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, ये बात सही है। आप कहीं में चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कहीं भी बच्चों का डेवलपमेंट होगा, ये एक क्रमिक क्रिया है। लेकिन क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव किया जाए क्योंकि विकास सार्वभौमिक है, बिल्कुल नहीं रिलेशन है। सो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रेन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास लीनियर है, प्रोक्सीमोडिस्टल है, एनार्किक है, सेफेलोकोडल है, रेखी, समीप दूरभिमुख, अराजक या शीर्षगामी है। बताइए। देखिए जैसा कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के वीडियोस में डिस्कस किया है, प्रोक्सीमोडिस्टल ये और सेफेलोकोडल ये दो ऐसे डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट हैं जो सीटेट का ये फेवरेट टॉपिक है। आप किसी भी ईयर के एग्जाम क्वेश्चन चेक करके देखिए, आपको एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। सो ये दोनों बताते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड कैसे करता है। प्रॉक्सिमोडेस्टल का मतलब होता है डेवलपमेंट सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है डेवलपमेंट हेड से टो की तरफ प्रोसीड होता है, अप से डाउन। तो बात हो रही ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की। मींस पहले हमारे हाथों का डेवलपमेंट होता है, फिर हम फिंगर का डेवलपमेंट। जैसे कि पहले बच्चा क्या करता है, बॉल को पूरे हाथ से पकड़ता है, बाद में पेन से लिखना सीखता है। बात सही, ये कौन सा डायरेक्शन बता रहा है? हेड टू टो की डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget theory of cognitive development do children reason like this? रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया 4 स्टेजेस होंगे, SPCF। ठीक। सेंसरी मोटर स्टेज होती है जब बच्चे सेंसेस के थ्रू सीखा करते हैं। ठीक। प्री ऑपरेशनल होता है जब बच्चों के अंदर एनिमिज्म आ जाता है, मींस निर्जीव चीजों को भी सजीव समझते हैं, ईगोसेंट्रिज्म भी डेवलप हो जाता है।
कॉन्क्रीट ऑपरेशन जब बच्चे लॉजिक लगाना चालू करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के, मूर्त चीजों को लेकर के, अमूर्त नहीं। फॉर्मर ऑपरेशन है जब बच्चे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव कर लेने लगे, डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई कर लेने लगे। ठीक, तो यहां कह रहा है कि रस्सी उसके पैर में फंस गई, मीन्स उसने रस्सी को, रोप को माना है कि वो एक लिविंग थिंग है। इसे हम कहते हैं एनिमिज्म, जीववाद, जब निर्जीव चीजों को सजीव माना जाए, और ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, देखिए हर एक स्टेज के एक फीचर है, आपको वो ध्यान रखना है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप संसाधित करने में मदद मिलती है। बताइए, चलिए देखते हैं। पहले बात करें, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी, बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे ने क्या बोला है? चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर्स, लिटिल साइंटिस्ट, मीन्स बच्चे अपने ज्ञान का खुद सृजन करते हैं। दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, सो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प लर्नर प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली, ये भी सही है। देखिए, जो आपको पुराना ज्ञान होता है उससे जब आप लिंकेज ढूंढते हैं तो आप आसानी से सीखते हैं। जैसे अगर आपको एडिशन आता है, आपको जोड़ना आता है, तो इजिली आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन। सो क्या हुआ, पुराने ज्ञान के साथ आपने लिंकेज किया नए ज्ञान का, और मीनिंगफुली इजिली आप सीख गए। सो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। प्रोक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, प्रोक्सीमोडिस्टल का मतलब होता है सेंटर से आउटवर्ड की तरफ डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, और सेफेलोकॉर्डल का मतलब है डेवलपमेंट हेड से टो की तरफ प्रोसीड होता है। ये डायरेक्शन बताते हैं डेवलपमेंट के। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज ए सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपमेंट। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि। बताइए, इसका डेवलपमेंट के डायरेक्शन से कोई संबंध है? प्रोक्सीमोडिस्टल सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। पहले ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ये क्या है? हेड टू टो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। सही बात है, हमारे जो अंग हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तुलना में हाथों के और पैरों के। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, और यही हमारी डायरेक्शन बता रही है, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ये हमारा क्या है? सेफेलोकॉर्डल है। कंफ्यूज मत रहिए, देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है प्रोक्सीमोडिस्टल सेफेलोकॉर्डल जो रिपीटेड आया करता है, तो ध्यान रखें। प्रोक्सीमोडिस्टल सेंटर से बाहर की तरफ, सेफेलोकॉर्डल हेड से टो की तरफ। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? बताइए। चलिए पहले समझते हैं। पहलू का मतलब होता है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसा हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं। मेजर डोमेन्स है हमारे फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन एंड इमोशनल डोमेन, मोरल डोमेन। ये सब क्या है? हमारे डोमेन्स हैं। फिजिकल डेवलपमेंट बात करता है हमारे बॉडी ग्रोथ की, कॉग्निटिव बात करता है हमारे संज्ञानात्मक विकास की, अर्थात रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की।
सोशल डेवलपमेंट है इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, हम समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दोस्त बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कैसे रहते हैं समाज में। इमोशनल डेवलपमेंट बात करता है कैसे हम अपने इमोशंस की भावनाओं के साथ डील करते हैं। मोरल डेवलपमेंट हमें बताता है कि हम रीजनिंग कैसे हम जज करते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो हमारा मोरल डेवलपमेंट। ये हमारे क्या है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। क्वेश्चन पूरा रीजनिंग थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग किसमें लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 4। School curriculum should give reasonable space and value to learners' cultural knowledge. Reason: supporting students to uphold their cultural identities facilitates learning. विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बताइए। चलिए देखते हैं। पहले से दोनों ऑप्शन देखते हैं। असर्शन रीजन कह क्या रहा है? पहला कह रहा है कि हमें विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देने से बिल्कुल सही बात है। हमें कल्चर को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है और उनको हेल्प भी करना है। सो ये स्टेटमेंट सही है। सपोर्टिंग स्टूडेंट टू अपहोल्ड देयर कल्चर फैसिलिटेट्स लर्निंग, बिल्कुल सही है। जब आप कल्चर आइडेंटिटी को अपहोल्ड करेंगे तो बच्चा क्या सेफ फील करता है, कनेक्टिंग फील करता है। जब कनेक्टिविटी बेटर होती है तो बच्चा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पर रहता है जिससे उसकी लर्निंग में स्पीड आती है। सो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होता है। Which of the following statement is not correct about learning? कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? बताइए। चलिए देखते हैं। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संशोधित होता है। वाइगोत्स्की ने पूरी थ्योरी दी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। सो यस, बिल्कुल सही है। लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं। लर्निंग प्रोडक्ट नहीं है, लर्निंग एक प्रक्रिया है। हम सीखते रहते हैं। अब जैसे कि आप ग्रेड 6, 7, 8 की कोई सोशल की टेक्स्ट बुक उठाइए, आपको दिखाई देगा कि एक प्रक्रिया का क्या हो रहा है, नॉलेज एक्सटेंड होता जा रहा है। कोई प्रोडक्ट नहीं कि 6 में आपने ये सीख लिया। जैसे आपको एडिशन आता है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये भी लर्निंग है, रिपीटेड एडिशन। तो क्या प्रोसेस है, लर्निंग प्रोडक्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, सही बात है। जो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज होगा उस पे हमारी लर्निंग डिपेंड करती है और हेल्प भी करती है, अभी हमने डिस्कस किया। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम से पुनर्गठन से है, सही बात है। सो हमारे 3 ऑप्शन जो है वो लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन पूर्ण कौन सा करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट नहीं है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, बताइए कौन सा सही है। चलिए उससे पहले थोड़ा देखते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की दिए हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की शुरुआत पियाजे ने की। दोनों का कहना है कि जो भी ज्ञान का, जो भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, हमारा जो कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है वो समाज के साथ इंटरेक्शन के साथ होता है। दोनों इस बात को सपोर्ट करते हैं और बच्चे अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। लिटिल साइंटिस्ट है, एक्टिव लर्नर है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, प्रभावी शिक्षण की प्रक्रिया व्याख्यान देने और समझाएं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं और रोट मेमोराइजेशन को हमें बिल्कुल नहीं प्रमोट करना है। एनईपी एनसीएफ क्लियरली स्टेट करती है कि रोट मेमोराइजेशन नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर्स, बिल्कुल नहीं। लर्नर्स क्या एक्टिव लर्नर्स हैं, ध्यान रखना है। चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर्स, लिटिल साइंटिस्ट। सो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हमारे तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। सो ऑप्शन नंबर 7, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है।
आई होप आज जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी के वीडियोज ऐसे ही सीरीज में आते रहेंगे। तब तक आप जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम पास में है, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। बाय।